नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उन दोनों पार्टों को पहले देखिएगा, उसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखिएगा। काफ़ी फैक्चुअल, स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है डाटा वहाँ पर करवाया गया है। आज हम यहाँ पे थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए हर वीडियो के अंदर कि हम यहाँ पे 125 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस जब एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जीके जीएस के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम से पहले इस वीडियो सीरीज को जो है खत्म कर दिया जाएगा। अंत तक जो है आपको बेहद अच्छी नॉलेज हो जाएगी जीके जीएस के क्वेश्चनों से रिलेटेड। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है डेली जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और इस वीडियो सीरीज को जो है डेली रोज रात को 8 बजे 8 PM जो है हमारा ये वीडियो आता है, तो डेली देखना ना भूलें। डेली रात को 8 बजे 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होता है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। आपके जीके जीएस के नॉलेज में काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज हम जो है थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो भारी जल है शब्द, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से जो ये संबंध रखता है भारी जल शब्द। अब भारी जल से रिलेटेड आप थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी ले लीजिएगा। भारी जल का जो मुख्य उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं, उनके अंदरूनी न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जो मंदक के रूप में कार्य करता है वो भारी जल होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो भारी जल का काम होता है यही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यूएन सुरक्षा परिषद जो है इसके कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। इनका जो निर्वाचन होता है ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है इनका जो चुनाव है अवधि के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को जो है सुनिश्चित करता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, और कौन सा रह गया? धार्मिक स्वतंत्रता के बाद रह गया सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी।
और अंत में कौन सा रह गया, और अंत में रह गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे लिख देता हूँ संवैधानिक। ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंदर। समानता हो जाएगी हमारी अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। स्वतंत्रता हमारी हो जाएगी 19 से 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध हो जाएगा हमारा 23 से 24 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी हमारी 25 से 28 के अंतर्गत। और जो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी है ये हो जाएगी हमारी 29 से 30 के अंतर्गत। तो ठीक है, ये आपको अनुच्छेद ऐसे याद रखने हैं और आगे चलते हैं हम। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसके बारे में 3 कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सही बताया गया है। तो इनमें से चारों कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसका एक कथन सही है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में मैं एक दो बातें आपको बता देता हूं। इसकी स्थापना सबसे पहले आप याद रखना, मेन चीज यही है स्थापना। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी, नवंबर 1998। ठीक है, नवंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में कई देशों ने मिलकर काम किया था। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसकी स्थापना कई देशों ने मिलकर की थी, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा। यहाँ पे मैं बता देता हूं, अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप, इन देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी की थी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है इनकी स्थापना इन देशों के द्वारा जो है की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यह मुख्य रूप से यूएस और चीन ने बनाया था, यह ऑप्शन गलत हो गया। इसके 2025 तक संचालन में आने की उम्मीद है, ये भी गलत है। केवल यूएस और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही जाने के, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थापना जरूर याद रखना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नवंबर 1998 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो अधिकतम था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोला जाता है, इसी का जो है प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, सभी जानते हैं बॉम्बे में हुआ था, आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, मैंने आंसर ही बता दिया, मुंबई इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। मैं अब लिखूंगा तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होएगा, मैं बोल रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। और इसके जो महासचिव थे कौन थे, ये भी आप याद रखना भाई, महासचिव, जो इसके महासचिव थे वो कौन थे इसके महासचिव। ए हो हयूम इसके जो है महासचिव थे। और बात मैं करूं इसके अध्यक्ष की तो व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। तो ये एग्रीकल्चर डाटा आता है भाई, 1 या 2 साल में जो है एग्रीकल्चर डाटा लिस्ट आता है। ये 2019-20 का डाटा है। अभी वर्तमान में आप 24-25 का या फिर 23-24 का एग्रीकल्चर डाटा है, उसकी लिस्ट देख लीजिएगा। अगर मुझे वो लिस्ट मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसीलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जो है डेली पिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट जो पिक्स होती है जीके जीएस से, करंट से रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो पोस्ट करता रहता हूँ। वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है, जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ। 2019-20 के अनुसार जो है चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, इनके उत्पादन का सही अवरोही क्रम ये था। 2024-25 का आप देख लेना या फिर 23-24 का देख लेना। इसके बाद मैं बात करूँ रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की कौन कौन सी होती है। वनडे एग्जाम्स में यही पूछते हैं, जायद की कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो रबी की फसल में कौन कौन सी आ जाएगा, रबी की फसल में आ जाएगा गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी। ठीक है, ये हो जाएगी फसलें रबी की। खरीफ की बात करूं तो धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना। तो ये हो जाएंगी खरीफ की फसल। जायद में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो जायद में आ जाएगी खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ठीक है, ये जो फसलें हैं जायद की आ जाएगी। रबी की फसलों की बात करूं तो ये जो है नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल की बात करूं तो अप्रैल मई में ये जो बोई जाती है और जो इसको काट लिया जाता है सितंबर के आसपास जो है इसको काट लिया जाता है। जायद की बात करूं तो ये मार्च अप्रैल के बीच में जो है लगाई और काट ली जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो आप सभी जब छोटे थे, मैं तो छोटा था, मैंने देखा है दूरदर्शन चैनल अभी भी आता है, अब तो कोई नहीं देखता खैर दूरदर्शन को। दूरदर्शन पे पहले एक नाटक सीरियल आता था मालगुडीज नेम, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। अगर आप ये सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको ये मालगुडी डेज की सीरीज मिल जाएगी, देख लेना, काफ़ी अच्छी सीरीज थी, मैंने तो बहुत बार देखी हुई है। खैर ये मालगुडी डेज आती थी दूरदर्शन पे, उसी से मैंने ये देखी थी। तो ये मालगुडी नामक छोटे से गाँव की परिकल्पना किसने की थी, तो ये किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये R.K. नारायण ने जो है गाँव की परिकल्पना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर में 9 में कहा गया आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो तीनों है ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा जो है भारत के सभी एटीएम को जो है जोड़ने का काम करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है ये भारत के सभी एटीएम्स को जो है जोड़ने का काम करता है। जो ये राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, ये आप याद रखना, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1969। 24 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। किसकी हुई थी, राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान की। और इसकी स्थापना और इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन की स्थापना किसने की थी, आरबीआई ने जो है इसकी स्थापना की थी।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो और इसका जो संस्थान है वो कहाँ पर है, पुणे में है इसका संस्थान, ये भी आप याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करें तो मतलब इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। और यह जो 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने की थी। ठीक है, स्थापना किसने की थी, आरबीआई, आई आई अरे यार, आरबीआई प्लस किसने की थी, भारतीय बैंक संघ, इंडिया बैंक ने जो है इनकी स्थापना की थी, भारतीय बैंक संघ ने इसकी स्थापना की थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1935, अधिनियम 1934। ठीक है, 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था भाई शुरुआत में। शुरुआत में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये भी आप रखना, 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये याद रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जिसको आप सेबी के रूप में जानते हैं, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1988 में भाई। ठीक है, ये भी आप रखना। चारों के ये मैंने आपको जो है स्थापना दिवस बता दिए, स्थापना दिवस आप इनकी जरूर याद रखना, सेबी की जरूर याद रखना। और 1988 में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर की गति जो है किस में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, ये मापी जाती है पीपीएम में, पीपीएम में मापी जाती है। इस पीपीएम की फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। ठीक है, फुल फॉर्म बताना पीपीएम की। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 12 में पूछा गया है, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। तो फीफा विश्व कप की मेजबानी किसने की थी 2018 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रूस ने जो है इसकी स्थापना की थी, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा की फुल फॉर्म भी याद रख लेना भाई। फीफा फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी जो है स्थापना हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, फीफा की फुल फॉर्म हो जाएगी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी भाई 1904 के अंदर। लगे हाथ आईसीसी की भी बता देता हूँ, 1909 के अंदर। बीसीसीआई की स्थापना बताऊं तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। ठीक है, आईसीसी ये क्रिकेट से रिलेटेड है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बताऊं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ये जो है खेल स्पोर्ट के जो है महासंघ है, बस मेरे ध्यान में आए, मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बता दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत है। तो सबसे कम शहरीकृत जो भारत का राज्य है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, सबसे कम शहरीकृत राज्य है जो वो हमारा हो जाएगा शिमला, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है हमारा राज्य हो जाएगा। बाकी 2011 की जनगणना आप सभी को पता भी होगा, मैं बार बार बता भी चुका हूँ, आप याद रखना। ठीक है,
स्टार्टिंग कब हुई थी जनगणना की, तो ये हुई थी 1872 में, मायो के समय में। नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, रिपन के समय में। ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी 2011 का जनगणना एक बार फिर से मैं लेके आऊँगा आपके लिए, अच्छे से बढ़िया तरीके से लेके आऊँगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके बारे में आपको बताऊं तो परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आप याद रखना, कहाँ गया परंपरागत कृषि विकास जो ये योजना है, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 के अंदर जो है परंपरागत कृषि विकास की योजना शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीपीएस के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो पर्वत और जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जीपीएस की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता चल गया आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जो गठन है वो कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इनके जो मुख्यालय है यानी कि जो इनके हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में जो है इनके मुख्यालय हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सभी जानते हैं विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था, वो वीडियो देख लेना। बाकी एक दो बातें मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र जो शुंग था उसने शुंग वंश की नींव डाली थी। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये वृहद्रथ यानी कि मौर्य वंश की ही सेना में, यानी कि वृहद्रथ की जो सेना थी उसी का सेनापति होता था, उसी ने जो है वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की एक नए राजवंश की जो है नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते होंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद अशोक आया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। आगे अंतिम जो राजा था वो बृहद्रथ था। ठीक है, इसको किसने मारा? तो इसका जो सेनापति था किसने मारा? सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, इसने इसको मारा। और किस नवीन शुंग नवीन वंश, ठीक है, नवीन वंश की नींव डाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। तो जो प्रत्येक वर्ष है व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है ये सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये जो सूचकांक है जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी हम ऊपर देख के आए हैं, 1944 में हुई थी। यहाँ पे देख लेना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 में हुई थी। इन दोनों की जो स्थापना है 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स में की गई थी। और
विश्व आर्थिक मंच रह गया नीचे, कहाँ गया विश्व आर्थिक मंच, ये रहा विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना आप देख लेना, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में। जनवरी 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की। चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमने ऊपर देख ही लिया है, आईएमएफ है ये, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख जो स्तंभ है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सारनाथ के अंदर, ठीक है। ये सिंह चतुर्मुख क्या है? तो 4 शेर बने हुए हैं, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। वैसे आपको 3 ही एम्बुलम में 3 ही शेर दिखेंगे, चौथा उनके पीछे है, वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो पीछे की तरफ है। चारों एक दूसरे से पीठ सटा के जो है बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर जो कवि थे इनका एक विशिष्ट योगदान है उलट बांसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कच्छ के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, यही गलत हो गया और गलत ही पूछा गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मीठे पानी की नहीं, यह है एक खारे पानी की लैगून है, यह कच्छ वासियों द्वारा बसाई गई है, ठीक है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, ये राजवंश बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। असत्य पूछा गया था, उनने ऊपर हमने देख लिया, और ये जो कच्छ है ये गुजरात के अंदर है भाई अवस्थित, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया भारत की इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ये हो जाएंगे हमारे जहांगीर, ठीक है, जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर ने जो है इनको स्थापना करने की अनुमति दी थी। मैं बोल देता हूं, आप आराम से सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कप्तान जो विलियम हॉकिंस थे 1609 ईस्वी में आए थे। 1609 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में आए थे और सूरत में कारखाना खोलने की इन्होंने अनुमति मांगी थी। जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी करके जो है अनुमति दे दी गई थी। उसी दौरान जो है सूरत में अंग्रेजों ने कारखाना बनाने की अनुमति ले ली थी 1613 में। यहाँ पे याद रखना 1613 में। 1613 में जो है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कारखाना स्थापित किया गया। मतलब 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कारखाना स्थापित किया और 1616 में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना खोला। तो ये भाई उत्तरी हो गया, उत्तर में हो गया ये। 1613 में कहाँ खोला? तो ये खोला था भाई सूरत में। उसके बाद मसूलीपट्टनम में खोला 1616 में। ये दक्षिण का पहला था भाई, ठीक है, ये दक्षिण का जो है पहला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी जीरो, मैं लिख देता हूं, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? रतौंधी। उसके बाद हो जाएगा जीरो पथैलमिया। इसके बाद हो जाएगा मोतियाबिंद। तो ये होंगे विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? मैं लिख देता हूं, विटामिन
B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना। आंखों का लाल होना। ठीक है, उसके बाद विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो B3 की कमी से त्वचा पर दाद हो सकता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से सकर्वी होता है। विटामिन C की कमी से सकर्वी होता है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? कहाँ है? विटामिन D नहीं है क्या? कोई नहीं, विटामिन D लिख देता हूं मैं। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरिस। ठीक है, ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से। हड्डी के घनत्व में कमी आ जाती है या फिर हड्डियों का टूटना हो जाता है इस ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद विटामिन के में क्या होता है? विटामिन के, ये रहा। विटामिन के में क्या होता है? तो विटामिन के के अंदर होता है ऐंठन आता है इसके अंदर। कहाँ गया? ऐंठन। उसके बाद हीमोफीलिया आ सकता है। ये बीमारियां इसके अंदर हो सकती हैं। ये कुछ विटामिन से होने वाले रोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सी हस्ती थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योही सस्कावा को जो है 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे बताने का, इस क्वेश्चन को लेने का ये मतलब है कि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना, तो ये गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995 में की गई थी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधी प्रावधान शामिल है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है। और ये हो जाएगा संविधान संशोधन हुआ था 73वां। ठीक है, 73वां ये संबंधित है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। अनुच्छेद 51A किससे रिलेटेड है? यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 51A, तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। उसके बाद अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 21 है ये हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 270 किससे संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद 270 हो जाएगा, संबंध हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच लगाए जाने वाले करों से। ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये भाई मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद से लिया गया है।
जो मुंडकोपनिषद शब्द है ये आपको अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, अथर्ववेद के अंदर मिलेगा। और हमारे जो है 4 वेद हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, उसके बाद जो है यजुर्वेद हो गया, उसके बाद सामवेद हो गया, और अंतिम जो हो गया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोने का जो है जिक्र मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार जो है क्रिप्स मिशन भारत आया? तो ये कौन से प्रधानमंत्री थे 1942 में? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल जो है इन्हीं के निर्देशानुसार जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में ही जो है करो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो ये बात करें हम इसकी क्रिप्स मिशन की, तो ये कब आया था? मार्च 1942 में भारत आया था। मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? ये पहाड़ी दर्रा आएगा भाई। पहाड़ी दर्रा किसके निकट स्थित है? तो ये किसके निकट जो है स्थित हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारगिल के जो है निकट ये संबंधित है। उसके बाद बात करूं तो चीन के साथ युद्ध कब कब हुआ? चीन के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं 1962। और पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ? 1965, 1971। ठीक है, ये युद्ध भी याद रखना, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे युद्ध कब कब हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा था? तो कौन सा उद्गम स्थान था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी जो था ये अम्फान का उद्गम स्थान था। 2020 में ये चक्रवात आया था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं, इनमें से कौन सा दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ये दक्षिणावर्त दिशा में जो ग्रह घूमता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मुताबिक हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं भाई हमारे, सभी को पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। 8 ग्रह हैं हमारे। मैं बोल दूंगा, आप सुनते रहिएगा आराम से बैठ के। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। इसके अलावा सिरिस, प्लूटो और एरिस 3 बोने ग्रह हैं। प्लूटो को जो है 2006 में ग्रह की जो ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। सबसे निकटतम ग्रह हमारा शुक्र है। सबसे निकटतम, ये मैं लिख देता हूँ, सबसे निकटतम, निकटतम, निकटतम और सबसे दूर, ये हो जाएगा शुक्र और वो हो जाएगा वरुण। ठीक है, ये हमारे निकटतम और दूर के ग्रह हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेलिप्स ने जो है तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 की हम बात कर लेते हैं। 32 में क्या कहा गया है? अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो M का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मार्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और OMR की पूरी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में कहा गया हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। ये भारत के किस राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये त्योहार मनाया जाता है
नागालैंड राज्य के जो लोग हैं वो बनाते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो भाई 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्या बात, यहाँ पे 2015 नहीं लिखा गया है, ये कर लेना भाई, 2014 लिख दिया यहाँ पे गलती से, 15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 15 आएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर जो है इसका जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग का कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। तो पहले प्रधानमंत्री जो हमारे पहले अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, और पहले जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का जो सामान्य नाम है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्विक सिल्वर, जो है पारा का सामान्य नाम हो जाएगा। इसके बाद करें एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं मुंबई में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है मुख्यालय स्थित है। एनएसई की स्थापना की बात करूँ तो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना आप याद रखना, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी भाई। 1992 में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना का वर्ष आपको याद रखना है जरूर। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ठीक है, 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम आगे बात करें, उसके बाद हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 में कहा गया है भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप में संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो अनुमति दी गई है किस फसल की कानूनी खेती करने की जो है अनुमति दी गई है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटी कपास की जो है संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की जो है अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट ऑप्शन देखें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है और यह कोरल सागर में है। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है याद। ये आज के टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने देख लिया आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के। इसकी पीडीएफ अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।